सोचिए, एक ऐसी रात जहां शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर की नाक के ठीक नीचे एक बंद गैराज के भीतर मौत का खेल खेला जा रहा हो। 3 जुलाई 1999 की जब पटना के गांधी मैदान के पास एक सफेद मारुति जेन कार का दरवाजा खुलता है तो पुलिस वालों की चीखें निकल जाती है। अंदर 2 लाशें थी, एक शिल्पी जैन और दूसरे थे गौतम सिंह। आधी नग्न हालत में एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई थी। पुलिस की थ्योरी कहती है कि यह सुसाइड है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर आज भी बिहार का कलेजा कांप उठता है। ये कोई मामूली मर्डर नहीं था, ये सत्ता की उस अंधे कुएं की कहानी थी जिसका सिरा बिहार के सबसे ताकतवर घर से जुड़ा हुआ था। शिल्पी, जिसकी मासूमियत ने उस दौर के कुछ बाहुबलियों की नजरों में उसे खटकना शुरू कर दिया, और गौतम, जो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मौत के उस गेस्ट हाउस तक पहुंचा जहां सफेद पोश अपनी दरिंदगी की प्यास बुझाते थे। सबसे डरावना जानते हैं क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीखती रही, गैंगरेप हुआ है। उसके कपड़ों पर एक नहीं कई अनक लोगों के सीमेन के दाग मिले, लेकिन प्रशासन का जवाब सुनिए, वो सीमन नहीं, पुलिस वालों पर पसीना होगा। क्या विज्ञान इतना लाचार हो गया था, या फिर वर्दी के पीछे छिपे दरिंदे अपनी आंखों को बचा रहे थे? सीबीआई जांच हुई, साल बीते, लेकिन कोई इंसाफ नहीं। जब मुख्य संदिग्ध से डीएनए मांगा गया तो उसने सिस्टम के मुंह पर थूकते हुए मना कर दिया, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी वो एक बेबस तमाशबीन बनी रही। आज 27 साल के बाद मैं आपको उस गेस्ट हाउस की उन अंधेरी दीवारों के पीछे ले जाऊंगा जहां शिल्पी की चीखें आज भी दफन है, और आज जिसे दबाने के लिए सालों बाद शिल्पी के भाई तक का सरेआम अपहरण कर लिया गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बिहार के इतिहास के सबसे खाले धब्बे को खरोचने वाले हैं जिसे लोग आज भी नाम लेने से डरते हैं। यह कहानी है शिल्पी गौतम के उस कत्ल की जिसे कानून की फाइलों में खुदकुशी मानकर दफन कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइमोपीडिया पर। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक प्रियदर्शी। आज हमारे सामने है बिहार की सबसे सनसनीखेज और अनसुलझी मिस्ट्री, शिल्पी गौतम कांड। एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ को सत्ता की दहलीज पर दफन कर दिया गया। तो आइए चलते हैं इस केस की गहराई में। पटना की उस सियासी बिसात के 2 हो रहे थे, पहले गौतम सिंह और दूसरी शिल्पी जैन। लेकिन इन दोनों की पृष्ठभूमि और इनके सपने बिल्कुल जुदा थे। एक तरफ जहां गौतम सिंह का सपना था, एक युवा होने के नाते उनका यह सपना था कि राजनीति ये उनका एक नाम, उनका एक अपना पहचान हो। और गौतम सिंह कोई गहरा लड़का नहीं था। वह पटना के एक बेहद प्रतिष्ठित और नामी डॉक्टर का पिता का समाज में ऊंचा रुतबा था। घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और भविष्य भी बिल्कुल साफ था। लेकिन गौतम की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वह डॉक्टर की तरह स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि राजनीति की कमान थामना चाहता था। गौतम का परिवार मूल रूप से पटना से बाहर का रहने वाला था, लेकिन पटना की सत्ता की चमक धमक ने गौतम सिंह को वहां पे खींच लाया। वह पढ़ा लिखा हुआ था, सलीके से बात करता था और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसे पता था कि बिहार की राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, और इसी ताकत की तलाश में वह जा पहुंचा उस दौर के सबसे रसूखदार नेताओं के पास। गौतम धीरे धीरे इन नेताओं का करीबी बन गया। उनके रसूख के साये में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने लगा। वह नहीं जानता था कि सत्ता की जिस आग से वह अपनी किस्मत रोशन करना चाहता है, वही आग एक दिन और उसके सपनों को राख कर देगी। दूसरी तरफ थी शिल्पी जैन। शिल्पी पटना के बहुत बड़े और मशहूर कपड़ा व्यवसायी की बेटी थी। शिल्पी के घर में समृद्धि और सादगी का संगम था। पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपनी जिंदगी के नए सफर की तैयारी कर रही थी। उन दिनों कंप्यूटर का क्रेज नया नया शुरू हुआ था
और शिल्पी भी अपनी स्किल्स को निखारने के लिए कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ली हुई थी और उसमें जाकर उसको कंप्लीट करी थी कोर्स को। शिल्पी के बारे में लोग कहते थे कि वह मासूमियत की मूर्त थी, चंचल, खुशमिजाज और अपने छोटे छोटे सपनों को बुनने वाली एक आम लड़की। उसकी दुनिया कॉलेज, घर और अपने कंप्यूटर सेंटर तक सीमित थी। उसे न तो राजनीति के उन गंदे गलियारों की खबर थी और न ही उन दरिंदों की यादों की जो सफेद पोस्ट बनकर शहर में घूम रहे थे। शिल्पी की यही चंचलता और उसकी मासूमियत अनजाने में कैसे खौफनाक खेल का शिकार होने वाली थी, जिसकी पटकथा फुलवारी शरीफ के उस बदनाम गेस्ट हाउस में लिखी जा चुकी थी। शिल्पी और गौतम की जिंदगी में मतलब अलग अलग रास्ते थे, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जहां पे आकर दोनों मिले और मिलने के बाद ऐसी घटना हुई कि दोनों हमेशा के लिए चले गए। तारीख थी 2 जुलाई 1999। पटना की चिलचिलाती धूप में किसी को अंदाजा नहीं था कि आज बिहार के फिजाओं में खून और बारूद की गंध खुलने वाली है। शिल्पी जैन हमेशा की तरह तैयार होकर अपने घर से निकले, कंधे पर बैग, आंखों में भविष्य के सपने और चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान। वह अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए निकली थी, लेकिन नियति ने उसके लिए कोई और ही रास्ता चुन रखा था। शिल्पी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक चमचमाती कार उसके पास आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे उतरता है और अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुराकर शिल्पी को देखता है। यह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉमन फ्रेंड था जिस पर शिल्पी और गौतम दोनों आंख मूंद कर भरोसा करते थे। वह शख्स आज एक शिकारी की भूमिका में था। उसने बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से शिल्पी को बनाया, फुसलाया। शायद गौतम का नाम लिया होगा, शायद किसी जरूरी काम का बहाना बनाया होगा। मासूम शिल्पी उस दोस्ती के जाल में फंस गई और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसे क्या पता था कि वह कार नहीं बल्कि साक्षात यमराज का रथ है, जो उस जगह ले जा रहा था जहां से शायद ही कोई अपनी अस्मत बचाकर लौटा। शहर के शोर शराबे से दूर पटना एयरपोर्ट के पास स्थित फुलवारी शरीफ का वह सरकारी गेस्ट हाउस बाहर से दिखने पर यह एक सरकारी इमारत लगती थी, लेकिन इसकी चार दीवारी के भीतर जो खेल चलता था उसका नाम सुनते ही उस दौर पे शरीफ लोग रास्ता बदल लेते थे। पटना के सियासी गलियारों में इस जगह की चर्चा तभी जुबान में होती थी। यह गेस्ट हाउस नहीं बल्कि सफेद पोशों की अड्डा बन चुका था, जहां रात के अंधेरे में शराब की बोतलें खुलती थी। सत्ता के नशे में चूर खांदीधारी लोग अपनी हवस का बाजार सजाते थे। यहाँ की दीवारों ने वो चीखें सुनी थी जिन्हें सत्ता के सुर में दबा दिया जाता था। शिल्पी को जब यहाँ लाया गया तो सर गेस्ट हाउस के बंद कमरे में पहले से ही शिकारी मौजूद थे। सत्ता के वो भूखे भेड़िए जिन्हें न कानून का डर था न समाज का। वहां शराब का दौर चल रहा था और महफिल जम चुकी थी। उधर जैसे ही गौतम सिंह को भनक लगी कि शिल्पी को बना फुसला कर फुलवारी शरीफ वाले उस बदनाम गेस्ट हाउस में ले जाया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम राजनीति का खिलाड़ी जरूर था, लेकिन वह उन लोगों की दरिंदगी से भी वाकिफ था। उसे समझ में आ गया था कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। गौतम ने आओ दिखाना था, गाड़ी उठाई और पागलों की तरह फुलवारी शरीफ की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी कीमत पर शिल्पी को उस नरक से बाहर निकालना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बचाने नहीं बल्कि खुद ही मौत के वारंट पर दस्तखत करने जा रहा है। जब गौतम वहां पहुंचा तो नजारा रूह को कटा देने वाला था। रता और उनके गुर्गे वहां मौजूद थे। शिल्पी की सिसकियां और चीखें उन कमरों की बंद खिड़कियों से टकरा कर दम तोड़ रही थी। गौतम ने विरोध किया। उसने उन ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। उसने अपनी दोस्त की इज्जत को बचाने के लिए वहां लिया, लेकिन एक निहत्था नौजवान सत्ता के उन भूखे भेड़ियों के सामने कितना टिकता। आरोप है कि उसी गेस्ट हाउस में पहले शिल्पी के साथ दरिंदगी हुई, जिसे शायद कागज पर लिखना भी मुमकिन नहीं। और फिर जब गौतम ने दीवार बनकर खड़ा होने की कोशिश की तो खेल को परमानेंट खत्म करने का फैसला लिया गया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस गेस्ट हाउस से एक सफेद मारुति जैन निकलती है। अंदर 2 शरीर थे,
जिनमें जान तो शायद नहीं बची थी, लेकिन दहशत अभी बरकरार थी। आरोप है कि उसी गेस्ट हाउस के कमरे में शिल्पी और गौतम के साथ हुआ, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपनी इज्जत और जान बचाने की कोशिश में तीनों हार गए। जब उन दरिंदों का मन भर गया और उन्हें लगा कि अब ये राज बाहर आ सकता है, तो खेल खत्म करने का फैसला लिया गया। एक सफेद रंग की जेल मंगवाई गई, दोनों को उस कार में डाला गया और वहां से रवाना कर दिया गया। 3 जुलाई की रात करीब 9 बजे जगह होता है पटियाला का सबसे व्यस्त इलाका गांधी मैदान। चंद कदमों की दूरी पर एसएसपी का दफ्तर है, पुलिस स्टेशन और विधायकों के क्वार्टर है। वहां पे पुलिस को एक अज्ञात सूचना मिलती है, किसी को नहीं मालूम ये सूचना कहाँ से मिलती है। गुप्त सूचना मिलती है कि एसएसपी दफ्तर के ठीक पीछे एक गैराज में, जिसका शटर गिरा हुआ है, उसमें एक सफेद मारुति जैन कार खड़ी है। जब पुलिस शटर उठाती है तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। कार के अंदर 2 लाशें थी, में गौतम सिंह और एक शिल्पी जैन। गौतम के शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरा नग्न था। शिल्पी के शरीर के नीचे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। शिल्पी ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जो असल में गौतम का था। पूरी कार के अंदर एक अजीब सी गंध और दहशत फैली हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के पहुंचने के महज आधे घंटे के भीतर सांसद साधु यादव अपने 9 लश्कर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि जहां पुलिस को अभी जांच शुरू करनी थी, वहां एक राजनेता को इतनी सटीक सूचना किसने और कैसे दी? क्या लाशें वहां पहुंचाई गई थी या पुलिस को फिक्स किया गया था? अब यहाँ होता है बिहार पुलिस का जादुई जांच। अब शुरू होता है इस केस का वो अध्याय जिसे कहते हैं ना कि इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। किसी भी मर्डर केस में कानून की एक तय प्रक्रिया होती है। पुलिस आती है, पंचनामा होता है, अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। लेकिन 3 जुलाई 1999 की रात पटना पुलिस ने तो जैसे ज्योतिष की तरह भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। अभी कार के अंदर से फोरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान तक नहीं उठाए थे, लेकिन पटना पुलिस ने अपनी दृढ़ दृष्टि से नतीजा निकाल दिया। लाश मिलने के माज 1 घंटे के भीतर थाने में कलम चल गई और कागज पर काली स्याही से लिख दिया गया, इन दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी यानी कि सुसाइड कर लिया। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा दबाव था? आखिर वो किसका खौफ था कि बिना विसरा रिपोर्ट, बिना पोस्टमार्टम और बिना किसी फोरेंसिक साक्ष्य के पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की फाइल और सुसाइड की मोहर लगा दी। गौतम सिंह के घर वाले भी पटना की सरहद में दाखिल भी नहीं हुए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सिस्टम को किस बात की जल्दी थी पता नहीं। कानून के रखवालों ने आनंद फानंद में रात में ही गौतम का पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस की सख्त पारीदारी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार वर्जित है, लेकिन पटना पुलिस के लिए अपने आकाओं का धर्म से बड़ा था। आखिर क्या सबूत थे? क्या छिपाना चाहती थी खाकी वर्दी? छुपाना इतना आसान नहीं है। जब पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट टेबल पर आई तो उसने पटना पुलिस के सुसाइड वाले दावे के पर खच्चे उड़ा दिए। वो रिपोर्ट कोई साधारण कागज नहीं था, वो सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। रिपोर्ट में जो दर्ज था उसे पढ़कर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रूह कांप गई। शिल्पी जैन के साथ गैंगरेप यानी कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके शरीर पर दरिंदगी के अनगिनत निशान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शिल्पी के प्राइवेट पार्ट्स और अंतर वस्त्रों पर कई अलग अलग पुरुषों के सीमेंट के नमूने मिले थे। यह इस बात का पुख्ता सबूत था कि उस रात फुलवारी शरीफ की उस दरमियान गेस्ट हाउस में एक बेबस लड़की को कई भेड़ियों ने मिलकर नोचा।
जब मीडिया ने इस रिपोर्ट को लेकर पुलिस को घेरना शुरू किया और चारों तरफ थू होने लगी, तो पटना पुलिस ने एक ऐसी दलील दी जिसे सुनकर आज भी कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र अपना सिर पीट लेंगे। पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा, हो सकता है कि जब सिपाही कार से लाश निकाल रहे थे तो उनका पसीना गलती से शिल्पी के कपड़ों पर गिर गया हो। सोचिए, क्या विज्ञान इतना अनपढ़ है कि वो पसीने और सीमन के बीच का अंतर नहीं समझ पाएगा? असल में मुझे जानबूझकर रची गई एक साजिश थी ताकि उन पावरफुल सफेद फेसों को बचाया जा सके जिनके डीएनए के नमूने उस रिपोर्ट में चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। पटना की सड़कों पर आक्रोश था, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा, क्योंकि सबको पता था कि अगर जांच सही दिशा में मुड़ी तो आज उन तक पहुंचेगी जो बिहार की सत्ता को अपनी जागीर समझते थे। पटना की सड़कों पर अब सिर्फ मातम नहीं था, बल्कि एक ज्वालामुखी फूट चुका था। छात्र, बुद्धिजीवी और आम जनता सड़कों पर उतर आई थी। शिल्पी गौतम जांच संघर्ष समिति का गठन हो चुका था और पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा था, कातिलों को सामने लाओ। सत्ता की कुर्सी हिल रही थी। इसी दबाव के आगे झुकते हुए सितंबर 1999 में मामला सीबीआई सौंपा गया। बिहार की जनता को लगा कि अब दिल्ली के खास अफसर आएंगे तो पटना के इन बाहुबलियों की हैकड़ी निकल जाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि अब वो सफेद पोस्ट बेनकाब होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले 4.5 साल सिर्फ वक्त की बर्बादी और सबूतों को मिटाने का एक लंबा सिलसिला साबित होने वाला था। इस पूरे केस की सबसे बड़ी चाबी डीएनए प्रोफाइलिंग थी। शिल्पी के अंतर वस्त्रों पर मिले वो सीमेन के धब्बे कातिलों के बायोलॉजिकल सिग्नेचर थे। अगर उस दौर में ईमानदारी से जांच होती तो बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे होते। जांच के दौरान शक की सबसे गहरी सुई घूम कर उगी साधु यादव पर। उस समय के मुख्यमंत्री के साले और ताकतवर आरजेडी सांसद। सीबीआई ने साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगे ताकि शिल्पी के कपड़ों पर मिले सीमेंट से उनका मिलान किया जा सके। यही पर भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे कमजोर चेहरा सामने आया। साधु यादव ने ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह उनकी निजता का हनन है और उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। कानून की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई संदिग्ध जांच में सहयोग न करे या सैंपल देने से मना करे तो जांच एजेंसी अदालत से कंपलसरी सैंपलिंग का आदेश ले सकती है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में न तो सीबीआई ने खड़ा चलाया और न ही अदालत ने वैसी सख्ती दिखाई। नतीजा, वो सीमेन का नमूना जो कातिल का चेहरा दिखा सकता था, जिसे कातिल की पहचान हो सकती थी, वो फाइलों की धूल फाड़ता रह गया। साढ़े जांच का नाटक चलता रहा। सैकड़ों गवाहों के बयान, फाइलों का बोझ बढ़ता गया। लेकिन 2003 के अंत में जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की तो पूरे बिहार का सर शर्म से झुक गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में वही बात दोहरा दी जो पटना पुलिस ने लाश मिलने के पहले घंटे में ही बदली थी। सीबीआई ने इसे सामूहिक आत्महत्या यानी कि डबल सुसाइड करार दिया। सीबीआई की दलील थी कि गौतम और शिल्पी ने समाज के डर से या किसी व्यक्तिगत तनाव में आकर कार के अंदर जहर खा लिया। लेकिन सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं, अगर यह सुसाइड था तो शिल्पी के शरीर पर गैंगरेप के निशान कहां से है? अगर यह सुसाइड था तो कार के अंदर 2 अलग अलग लोगों के सीमेंट के धब्बे क्या कर रहे थे? क्या दुनिया में कोई ऐसा सुसाइड होता है जहां मरने वाली लड़की के आधे कपड़े गायब हों और उसने लड़की की टी शर्ट पहनी है? सीबीआई ने सवालों के जवाब देने के बजाय फाइल बंद करना ज्यादा मुनासिब समझा। सत्ता जीत गई थी और इंसाफ हार गया था। सीबीआई की उस रिपोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि जब अपराधी सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ हो तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भी हाथ बंधे रह जाते हैं।
सीबीआई जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि विसरा यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों के नमूने, जिसे हम लोग विसरा रिपोर्ट भी कहते हैं, उसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया था, जिससे जहर के प्रकार का पता लगाना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली की लैब नमूनों को हैदराबाद और दिल्ली की CFSL लैब भेजा गया था, जहां से गैंगरेप की पुष्टि हुई थी, लेकिन अपराधियों के नाम तक पहुंचने का रास्ता पॉलिटिकल विल की कमी के कारण बंद कर दिया गया। शिल्पी के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन ताकतवर रसूख के आगे उनकी आवाज दबा दी गई। एक सांसद जांच एजेंसी को ठेंगा दिखा देता है और कानून की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बेबस खड़ी रहती है। कानून की किताबों में लिखा है कि अगर संदिग्ध सैंपल देने से मना करे तो अदालत उसे बाध्य कर सकती है, लेकिन क्या हुआ इस केस में? इस केस में न तो अदालत की शक्ति दिखाई, न सीबीआई ने शक्ति दिखाई। वह सीमन का नमूना फाइलों में ही दम तोड़ गया। केस बंद हो गया, लेकिन शिल्पी का परिवार नहीं रुका। 2006 में शिल्पी के भाई ने फिर से आवाज उठानी शुरू की। वह इस केस को दोबारा खुलवाना चाहता था, लेकिन तभी एक दोपहर पटना की सड़कों से शिल्पी के भाई का अपहरण कर लिया गया। उसे डराया गया, धमकाया गया। हालांकि वह वापस लौट आया, लेकिन उस अपहरण ने एक संदेश दे दिया कि गड़े हुए मुर्दे को कब्र में ही रहने दो, वरना जिंदा भी दफन हो जाओगे। आज 27 साल बीत चुके हैं। गांधी मैदान के उस गैराज में अभी धूल जम चुकी होगी, सफेद जेम पैर कब की कबाड़ हो चुकी होगी, लेकिन आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता होगा तो उसे हवाओं में वो चीखें जरूर सुनाई देती होंगी। क्या वो सुसाइड था? अगर सुसाइड था तो कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे? शरीर पर जूते के निशान क्यों थे? और अगर वो मर्डर था तो कातिल आज भी सत्ता के गलियारों में सीना तान कर क्यों घूम रहे? शिल्पी और गौतम की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हर कोई जानता है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। यह कहानी है उस बिहार की जहां इंसाफ रसूख के पैरों तले कुछ ना गए। इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, क्योंकि जो सच जानते थे वो या तो खामोश कर दिए गए या फिर वक्त की धूल में खो गए। शिल्पी और गौतम की फाइलें बंद हो चुकी हैं और इंसाफ की अदालत में यह केस आज भी पेंडिंग है। मैं मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उन कहानियों को सामने लाना है जिन्हें वक्त की धूल ने दबा दिया है। अगर आपको यह रिसर्च और कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मामले के साथ, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।